हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स वीडियो में। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख भी रहे हैं आप। किस देश के प्राइम मिनिस्टर मारेपा ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्वागत प्रोटोकॉल और परंपराओं को तोड़कर किया। मैप के थ्रू बताएंगे, 3D मैप के थ्रू पूरे मामले को, क्या हो रहा है वहाँ पर, क्यों गए हैं प्राइम मिनिस्टर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन होगा, किस देश में FIPIC यानी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन की समिट हुई है और कितने देश इसमें शामिल हुए हैं, उन सब देशों का मैप, उस पूरे संगठन का मैप, ये सब जानेंगे। और चाइना के खिलाफ क्या क्या रणनीति बन रही है, ये भी चर्चा करेंगे। रूस यूक्रेन की जो जंग शुरू हुई उसके बाद पहली बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वहाँ के प्रेसिडेंट जेलेंस्की मिले हैं, तो किस समिट में मिले, क्या चर्चाएं हुई, ये बात होगी। क्वाड शिखर सम्मेलन जो सिडनी में होना था ऑस्ट्रेलिया में, वो रद्द हुआ। उसके बाद किस शहर में आयोजित हुई ये समिट। क्वाड समिट की मेजबानी अगले साल यानी 2024 में कौन सा देश करेगा, और ये भी बात करेंगे कि रिकॉर्ड डिफेंस प्रोडक्शन कितना रहा है भारत का, भारत ने कितना एक्सपोर्ट किया है और कितने तेज़ी से इसमें आगे बढ़ रहा है इंडिया डिफेंस प्रोडक्शन में, ये चर्चा करेंगे। और भी कई क्वेश्चन हैं, उन सब पर बात होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और एक लाइक बटन जरूर दबाना। तो क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दक्षिणी प्रशांत महासागर स्थित किस देश की यात्रा मई 2023 में की, जहां के प्राइम मिनिस्टर ने प्रोटोकॉल और परंपरा तोड़कर स्वागत किया। तो आंसर होगा इसका पापुआ न्यू गिनी। क्या है पापुआ न्यू गिनी। देखिए मैप के थ्रू आपको बताते हैं पापुआ न्यू गिनी के बारे में। ये तो रहा प्यारा भारत, और अब चलते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो इधर है, और ये इंडोनेशिया देख रहे हैं, उसी से सटा हुआ लैंड बॉर्डर शेयर करता है पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, तो यहीं पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जेम्स मारेप, राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी, मुद्रा है पापुआ न्यू गिनी किना, आबादी मात्र 70 लाख है। ठीक है, तो पोर्ट मोरेस्बी आपको लेकर चलते हैं, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे 21 मई की रात को। तो ये है पोर्ट मोरेस्बी, उसी का ये हवाई पट्टी है, और यहीं पर इस तरीके से स्वागत किया गया वहां के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए, परंपरा को तोड़ते हुए पैर भी छुआ, जो देख रहे हैं आप। और इस देश में जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो ये भी आपसे सवाल हो सकता है कि पापुआ न्यू गिनी में पहुंचने वाले पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं, तो वो होंगे नरेंद्र मोदी। ठीक है, अच्छा एक और बात बताऊं, यहाँ पर इस देश में सूर्यास्त के बाद किसी भी विदेशी मेहमान का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत नहीं किया जाता है। अगर कोई रात में पहुँचते हैं तो बस वो वहाँ से होटल चले जाते हैं। लेकिन भारत की अहमियत को देखते हुए वहाँ की सरकार ने ये फैसला लिया कि रात में ही यानी PM जेम्स मारेपा वहाँ पहुँचे और उन्होंने आगवानी की। ठीक है, और क्या हुआ अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो क्वेश्चन होगा अगला, किस देश में आयोजित FIPIC यानी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, उसकी समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। तो इसका भी आंसर होगा पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, क्या है पापुआ न्यू गिनी। तो ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आप, और ये जो फोरम है ना, वो प्रशांत महासागर के 14 द्वीपीय देशों और भारत का ये एक मल्टीनेशनल ग्रुप है। ठीक है, तो क्या है इसको एक बार दिखाते हैं। तो ये तो पापुआ न्यू गिनी है, और इस इलाके में यानी यहाँ से लेकर और ये जो पूरा द्वीपीय देश है ना, इतने देशों का लगभग 14 देश हैं, छोटे छोटे, मतलब इसको यहाँ से, ये तो इंडोनेशिया हो गया, ये इतना, तो इतने यहाँ जो भी देश हैं 14 देश हैं। कौन कौन से आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो अलग अलग देश हैं, और ये सब जो है ना वो एशिया में ही आते हैं, लेकिन इन सब का अलग अलग नाम है। जैसे एक नाम है माइक्रोनेशिया, दूसरा नाम पॉलिनेशिया है, और मेलेनेशिया है। तो अलग अलग कलर में आप अलग अलग देख रहे हैं, और इस तरफ साउथ ईस्ट एशिया हो गया। ठीक है, तो इसी में क्या है कि माइक्रोनेशिया और कई देश हैं, जैसे एक तो भारत है ही इस संगठन में FIPIC, यहाँ इसमें जैसे कौन कौन से देश हैं, इंडिया है, कुक आइलैंड है, फिजी, करिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया जो यहाँ के बाकी जो कुछ देश हैं वो, नाउरू, न्यू, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, तुवालू, वानुआतू।
तो ये सब देश हैं जो यहाँ पर लिखे भी हुए हैं, ये आते हैं FIPIC में, ठीक है। ये देश सब ना बहुत छोटे छोटे हैं साइज के हिसाब से, लेकिन सामरिक रूप से इसका बड़ा ही महत्व है, बहुत महत्व है। तो भारत, यहाँ पर सवाल हो सकता है कि भारत किस नीति के तहत, किस पॉलिसी के तहत FIPIC ने भारत ने बनाया। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। तो ये भी सवाल हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि FIPIC इसे किस नीति के तहत बनाया गया है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी। FIPIC का फुल फॉर्म क्या हुआ? फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात, मुझे लगता है। अच्छा, इस फोरम की ना स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2014 में, ठीक है, और पहली बैठक फिजी में हुई थी नवंबर 2014 में, फिजी की राजधानी सुवा में। और ये जो संगठन बनाया गया है या ग्रुप बनाया गया है, ये प्रशांत महासागर क्षेत्र में, ये जो पूरा प्रशांत महासागर क्षेत्र है, वहाँ पर जो चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव है, छोटे छोटे आइलैंड, वहाँ पर अपना प्रभाव जमाना और वहाँ पर अपनी नेवी को वहाँ स्थापित करने की जो कोशिश है चीन की, तो उसका एक जवाब ये माना जा रहा है। और 2023 में ये समिट ऐसे समय में हो रही है जब चीन जो है इस क्षेत्र में अपनी सैन्य और कूटनीतिक प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इस समिट के दौरान क्या क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला, ये भी जानना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि पैसिफिक आइलैंड कंट्री के लिए एक स्वतंत्र और खुला इंडो पैसिफिक क्षेत्र होना बहुत ही ज़रूरी है, काफ़ी महत्व है इसका। उन्होंने कहा कि क्वाड यानी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA का जो ग्रुप है वो इस दिशा में काम कर रहा है, और हम बहुपक्षवाद मतलब मल्टी डायलॉग इसमें विश्वास रखते हैं, एक मुक्त, खुले, समावेशी इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं, और सभी देश संप्रभु और वहाँ जो अखंडता है वो बनी रहे, तो उसके लिए हम ये काम करते हैं। तो ये यहाँ से लेकर इतने देशों का जो ये संगठन है, ये देख रहे हैं हम, ये है FIPIC, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट समिट हुई है, और ये तमाम 14 देश प्रशांत महासागर क्षेत्र के और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो उसको मतलब टोटल राष्ट्राध्यक्ष आप देख रहे हैं 15, और इन सब ने ये समिट की है, मीटिंग की है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। और आपको बताऊं कि जो मैं बता रहा हूँ वो सब PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और 1 ईयर का मेंबरशिप प्लान भी है, मामूली सी रकम है, और इसके ज़रिए आपको अगले 1 साल तक PDF मिलता है, करंट अफेयर्स का, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और कई तरह के PDF होते हैं। MCQ होता है, वन लाइनर होता है, MCQ विद नोट्स होता है, डिटेल जैसे मैं बताता हूँ ऐसे ही डिटेल भी होता है, और इसमें मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ हैं। तो इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं जो आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उन सब में बहुत ही काम आ सकता है। देखना जरूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ आप देख सकते हैं, आपके बहुत काम आएगा। हज़ारों स्टूडेंट ने इसका लाभ उठाया है, और अभी जो MPPSC का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें शानदार क्वेश्चन हमारे टकराए। तो अगला क्वेश्चन, रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की बैठक किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की समिट में हुई है? तो आंसर होगा इसका G7। आपको पता है G7 की समिट हुई है जापान में, जापान के हिरोशिमा शहर में। तो इसी के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की वो पहुंचे थे, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया था, दोनों को इनवाइट किया गया था। सदस्य G7 के ये दोनों नहीं है इसके बावजूद। तो इसी के दौरान मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है, और ख़ास बात है कि रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो 15 महीने से ये जंग चल रही है। हालांकि इस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों ने फ़ोन पर ज़रूर बातचीत की है, लेकिन आमने सामने कोई मुलाकात अभी तक नहीं हुई थी। युद्ध के बाद की बात कर रहा हूँ, युद्ध शुरू होने के बाद, युद्ध से पहले मुलाकात हुई है। तो ये बातचीत हुई, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा जेलेंस्की से कि यूक्रेन जंग जो है ना वो इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का नहीं है, इंसानियत का मुद्दा है, और भारत इस मामले में कदम उठाने को तैयार है कि जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो। ठीक है, तो मुलाकात हुई, बातचीत हुई यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से।
यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। मुद्रा क्या है? रिविन्या। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन सिडनी में रद्द होने के बाद किस शहर में आयोजित हुई समिट? आंसर होगा हिरोशिमा। ठीक है, देखिए बाइडन की वजह से ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित होने वाला था ये समिट, लेकिन उसको आखिरी वक्त पे रद्द कर दिया गया था। दरअसल मामला ये था कि अमेरिका में जो आर्थिक संकट चल रहा है, मतलब उसकी जो सरकार की क्रेडिट लिमिट वो पूरी हो चुकी है, तो उसे क्रेडिट लिमिट बढ़ाना है और वो बढ़ नहीं पा रहा है, उधार वो ले नहीं पा रहा है। तो ऐसे में राष्ट्रपति जो बाइडन, जो अमेरिका के हैं, उन्होंने सिडनी का दौरा और कई देशों का दौरा रद्द कर दिया था। हालांकि वो G7 में पहुंचे थे, क्योंकि G7 जो समिट थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और उसको रद्द करना इनके लिए मुश्किल था। तो फिर यही तय हुआ कि ऐसा करते हैं कि जापान में जो G7 की समिट हुई हिरोशिमा में, तो हिरोशिमा में ही ये समिट की गई क्वाड के भी। ठीक है, अमेरिका के बारे में जो वहाँ की आर्थिक स्थिति ख़राब है उसके बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है, तो ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़ पर आपको मिल जाएगा। और इसमें मैंने बताया है कि अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने ये चेतावनी दी हुई है कि अमेरिकी सरकार की कर्ज लेने की सीमा अगर नहीं बढ़ी तो देश 1 जून को दिवालिया हो सकता है। हालात इतने ख़राब हैं उस देश के, उसकी जो कर्ज लेने की जो सीमा है ना, क्षमता है, वो ख़त्म हो चुकी है। उसको बढ़ाने का काम वहाँ की संसद करेगा और पक्ष और विपक्ष में इतना ज़्यादा टकराव है कि वो बढ़ नहीं पा रहा है और उसकी वजह से अमेरिका जो है ना वो काफ़ी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो डिटेल ज़रूर देखना, दूसरा जो वीडियो है उसमें हमने पूरा बताया हुआ है। ठीक है, तो क्वाड जो है वो चीन को रोकने के लिए भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक समूह है। और फुल फॉर्म क्या है क्वाड का? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, तो 4 देशों का ये रणनीतिक गठबंधन है, 2007 में गठन हुआ था। उद्देश्य ये है कि हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन के दबदबे पर लगाम लगाना। हालांकि इसको लेकर ओपनली नहीं बोला जाता है, क्वाड के देश ऑफिशियल ये नहीं बोलता कि हम चीन को लेकर ये कर रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ें चीन को लेकर ही की जा रही हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि वर्ष 2024 में यानी अगले साल क्वाड समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करने जा रहा है इंडिया। ठीक है, इंडिया में कहाँ होगा, किस जगह पर होगा ये अभी सरकार तय करेगी। संभव है कि दिल्ली में हो आयोजन समिट का, हो सकता है कहीं और भी हो सकता है, तो जल्द ही इसके बारे में अनाउंस करेगी केंद्र सरकार। ठीक है, तो अभी हिरोशिमा में आयोजित हुई है क्वाड 2023 की, और उसी के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2024 में जो क्वाड समिट होगी तो उसकी मेज़बानी भारत कर रहा है और इसमें खुशी हो रही है। तो हम लोग एकजुट होकर हिंद प्रशांत महासागर यानी इंडो पैसिफिक रीजन में काम करेंगे और ये विश्व के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन की वैल्यू बताएं। डिफेंस प्रोडक्शन कितना हुआ है, यानी रक्षा उत्पाद? आंसर होगा इसका 1,06,800 करोड़ रुपए। ठीक है, कई जगह आपको हो सकता है लिखा हुआ मिले 1,07,000 करोड़ रुपए, तो चूँकि वो पॉइंट में बढ़ जाता है, अगर हम कहेंगे 1.068 लाख करोड़ रुपए तो उसको लोग 1.07 लाख करोड़ रुपए लिख देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में जो आंकड़ा है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो जारी किया गया है 1,06,800 करोड़ रुपए, और अगर हम डॉलर में कहेंगे तो लगभग 12 बिलियन डॉलर होता है। ठीक है, तो इंडिया ने पहली बार डिफेंस प्रोडक्शन को इस स्थिति पर पहुंचाया है। ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपए को क्रॉस कर लिया, आगे बढ़ चुका, जो एक्चुअल डेटा देख रहे हैं आप। ओके, तो ये आंकड़ा 2022-23 जो फाइनेंशियल ईयर है उसका है। एक फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का होता है? तो अप्रैल से लेकर अगले साल के मार्च तक का होता है। ठीक है, तो 22-23 का है। और हालांकि डिफेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है कि कुछ प्राइवेट डिफेंस कंपनियां हैं उसके भी डेटा आने हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे पिछले फाइनेंशियल ईयर में, यानी पिछला तो यही हुआ 22-23, अभी तो चल रहा है 23-24, तो पिछले में हम लोग 1,00,000
6,800 करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन किया इंडिया ने, और उससे पहले के साल में यानी 2021-22 में 95,000 करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन हुआ था। तो अचीवमेंट है और ये बेहतर बात है। तो इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं और भी डिटेल के साथ। तो क्वेश्चन होगा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन में कितने फीसदी का ग्रोथ हुआ है? तो आंसर होगा 12%, 12% का ग्रोथ देखने को मिला है डिफेंस प्रोडक्शन में 2021-22 की तुलना में 2022-23 में। ठीक है, तो पिछला आंकड़ा तो मैंने बताया ही था। ये जो अंतर है वो 12% ज़्यादा है ये वाला। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट वित्त वर्ष 2022-23 में कितने रुपए का रहा? डिफेंस एक्सपोर्ट यानी हमने जो विदेश में निर्यात किया है डिफेंस प्रोडक्ट, तो आंसर होगा इसका 160 अरब रुपए। ठीक है, कितना? 160 अरब रुपए। अगर हम करोड़ में कहेंगे तो 16,000 करोड़ रुपए होते हैं, और बिलियन में 160 बिलियन रुपीस कहेंगे हम इंग्लिश में अगर बात करनी होगी तो। ठीक है, तो भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में 24% बढ़ा है। डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से ये डेटा जारी किए गए हैं, बताया गया है। ठीक है, और डिफेंस इंडस्ट्री लाइसेंस की संख्या पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि भारत में ही डिफेंस रिलेटेड जो इक्विपमेंट हैं वो बनाए जाएं, और अभी हाल ही में स्वदेशीकरण की लिस्ट भी जारी हुई थी कि क्या क्या हम प्रोडक्ट केवल इंडिया में ही बनाएंगे। तो इसकी वजह से हो ये रहा है कि भारत विदेशों में निर्यात करने योग्य हो रहा है और काफ़ी तेज़ी से इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 24% ये बढ़ भी गया है और इतना हो गया अब 160 अरब रुपए यानी 16,000 करोड़ रुपए का हम लोगों ने इंडिया ने विदेश में एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, और तो भारत क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? तो डोनियर 228 जो एयरक्राफ्ट है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, आर्टिलरी गन्स है, रूस के साथ जो जॉइंट वेंचर के तहत जो बना हुआ है ब्रह्मोस मिसाइल है, रडार है, आर्मर्ड व्हीकल है, रॉकेट है, लॉन्चर, तो ये सब चीज़ें इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह, तो उन्हीं की ओर से ये डेटा पूरा जारी हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली है? आंसर होगा सिद्धारमैया, सबको पता होगा। तो 19 मई को सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं DK शिव कुमार। ठीक है, अच्छा कुछ महत्वपूर्ण बात कि कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत, राजधानी है बेंगलुरु। तो आपकी सरकार ने कुछ योजनाओं को हरी झंडी दिखाई है, जो कैबिनेट है उसने। तो ये कुछ योजनाएं हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। कर्नाटक की योजना है कौन कौन सी? गृह ज्योति योजना, इसके तहत प्रत्येक परिवार को हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। गृह लक्ष्मी योजना, इसमें यह है कि प्रत्येक घर की महिला प्रमुख को हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, युवा निधि योजना है, इसके तहत जो बेरोजगार ग्रेजुएट हैं उनको हर महीने 3,000 रुपये और जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनको 1,500 रुपये दिए जाएंगे। अन्न भाग्य योजना, इसके तहत प्रत्येक BPL परिवार को हर महीने 10 किलो मुफ्त चावल दिए जाएंगे। शक्ति योजना, इसके तहत सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफ़र होगा। तो ये जो 5 योजनाएं हैं वो हैं कर्नाटक सरकार की। उसकी जो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई है अभी, जो सरकार बनी है कांग्रेस की वहाँ पर, तो उसने इसको हरी झंडी दिखाई है। तो ये 5 बड़े वादे थे जिसको पूरा किया गया है कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा कर्नाटक में। तो ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सब योजनाओं के बारे में पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि किस राज्य की योजनाएं हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, तो आंसर होगा 22 मई को। और थीम क्या है इस बार की? तो समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का निर्माण करें। इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? एंटी टेररिज्म डे, आंसर होगा 21 मई को, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं, G7 पर कुछ और बताना था, उसको कल बताएंगे। MiG-21
उस पर बात है, और भी कई क्वेश्चन है, सब पर चर्चा होगी। कल का ज़रूर देखना आप। ओके, बाय।